हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो, उस सभी के प्रश्नों को लगा रहे हैं। और उसी के क्रम में आज हम सेट 12 लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हम सेट 11 तक लगा लिए थे और ये हमारा 12वां वीडियो है। तो आज के पहले प्रश्न की ओर चले तो आज का पहला प्रश्न क्या है। ब्रॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होती है। मतलब जो ब्रॉयलर मुर्गियां होती है वो उसका दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होती है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किस का स्तर उच्च रखा जाता है। विटामिन ए और के का, विटामिन बी और सी का, विटामिन सी और डी का, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें जो ब्रॉयलर मुर्गी क्या होती है। ब्रॉयलर मुर्गी उस मुर्गी को बोला जाता है जो खाने योग्य, मतलब कि जो पोल्ट्री फार्म में मांस के लिए, उसके मांस के यूज के लिए, उस व्यवसाय के लिए उसको उगाया जाता है, उसको ब्रॉयलर मुर्गियां बोलते हैं। और ये लगभग 5 से 6 सप्ताह में ये तैयारी हो जाता है। और इसको मुख्य रूप से अथी के लिए बेचने के लिए, इसके मांस को बेचने के लिए ही उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या बोल रहा है, पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका उच्च स्तर रखा जाता है। तो वो होता है विटामिन ए और विटामिन के। यदि विटामिन ए और विटामिन के नहीं होगा उसमें, तो उसकी जो हड्डियां है, उसकी पंख है, वो मजबूत नहीं होगा। विटामिन ए से उसकी जो हड्डी, उसका जनन क्षमता होती है, उसको वो बढ़ाता है। अब बात करें कि विटामिन के, तो विटामिन के उसकी जो रक्त को थक्का करने में मदद करने का कार्य कौन करता है। तो विटामिन के का कार्य है उसको रक्त को थक्का करने का। तो विटामिन ए और विटामिन के की कमी के कारण अथी हो सकता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, खाद्य में निम्न किसका उच्च स्तर होना चाहिए। तो विटामिन ए और विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जिसको लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से हमको प्राप्त होगा O2 प्राप्त होगा, या NO2 प्राप्त होगा, या NO2 एवं N2 प्राप्त होगा, या NO2 एवं O2। इसमें से कौन सा हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो प्राप्त होगा। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, Pb2 Pb NO3 के होल ट्वाइस। यदि हम इसको जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। और इसको जब हम संतुलित करेंगे तो आगे 2 लग जाएगा। मतलब कि जब हम लेड नाइट्रेट इसको, इसी को, मतलब ये जो है PbNO3 PbNO2 के होल ट्वाइस को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को लेड नाइट्रेट बोला जाता है। तो यदि हम इसको गर्म करते हैं तो हमको किस किस चीज का प्राप्त हुआ, एक तो हुआ NO2 एवं O2। मतलब कि ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, NO2 एवं O2, ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके आगे भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से कौन सा अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मतलब कि इसमें से कौन सा अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोबल गैस। नोबल गैस, अक्रिय गैस किसको बोलते हैं, वैसा इलेक्ट्रॉन जिसकी अंतिम कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। अंतिम मतलब कि उसका जो ऑक्टेट हो, ऑक्टेट पूरा हो गया हो, उसको क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस क्या होता है, वो सिंगल रहता है, वो किसी और गैस से या किसी और मॉलिक्यूल से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों अभिक्रिया नहीं करता है, कि वो पहले से ही वो ऑक्टेट पूरा कर चुका है। मतलब कि वो पहले से उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूर्ण है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। ये ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, 2 8 18 और 8। ऑप्शन बी में दिया गया है 2 8 18 2। ऑप्शन सी में दिया गया है 2 8, और ऑप्शन डी में दिया गया है 2 8 18 18 8। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अक्रिय गैस क्या होता है, उसका अंतिम कक्षा पूर्ण रूपेण भरा होता है। और अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को फॉर्मूला दिए थे 2n² से, 2n² से फॉर्मूला दिया गया था। यदि हम इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यदि हम इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो कितना हो सकता है, 2 दूनी 4 और 4 दू 8। वही बात करें कि जब हम इसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 और 9 दूना 18।
इसके अलावा उसी के जगह पे हम 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 16 दूना 32, मतलब कि इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 2 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, या तो 18 हो सकता है, या तो 32 हो सकता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन ए में 8 है, मतलब कि ये ऑक्टेट कंप्लीट है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑप्शन बी में क्या है, 2 है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए 2 8 18 32। तो 2 किस में होता है, 2 पहली कक्षा में, जो पहला कक्षा होता है फर्स्ट ऑर्बिट होता है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 18, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, मतलब कि ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि किस किस मतलब कि कौन कौन सा अक्रिय गैस की बात करें, तो अक्रिय गैस को याद रखने के लिए एक फॉर्मूला भी है, फलीना ने हीना नीना और करीना करे रब से फरियाद, ये किसका है, इसका फॉर्मूला है हीना नीना और करीना करे रब से फरियाद, रब से फरियाद। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये अक्रिय गैस का फॉर्मूला है। याद करने का ट्रिक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में रहता है, 2। वही बात करें कि इसमें कितना होता है, इसमें 2 और 8। वही बात करें कि आर्गन में, तो आर्गन में होता है 2 8 और 8 2 8 8। वही बात करें कि क्रिप्टन में 2 8 और 2 8। क्रिप्टन की बात करें तो क्रिप्टन में होता है 2 8 और 18 और 8। इस तरह से क्या हो जाता है, इसको भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सूखी बर्फ किसे बोलते हैं। सूखी बर्फ को किसको, शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। सूखी बर्फ को क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ ही बोला जाता है। तो यहाँ क्या करा है, सूखी बर्फ ठोस अवस्था में जल, गैसीय अवस्था में जल, या जलीय अवस्था में CO2, या ठोस अवस्था में CO2। तो सूखी बर्फ को क्या बोला जाता है, सूखी बर्फ ठोस अवस्था से सीधे किस अवस्था में चला जाता है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चल जाता है, गैसीय अवस्था में, वो जलीय अवस्था में नहीं जाता है। इसमें क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, मतलब कि ऊर्ध्वापातन होता है। ऊर्ध्वापातन किसको बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन किसको बोलते हैं, मतलब कि वैसा पदार्थ जो ठोस से सीधे किस में परिवर्तित हो जाए, गैस में परिवर्तित हो जाए, उसको क्या बोला जाता था, उसको ऊर्ध्वापातन बोलता था। और उसमें कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या था, सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ, जिसको क्या यहाँ पे सूखी बर्फ से दिया गया है। इसके अलावा आयोडीन, ये सब क्या है, या कपूर, ये सब क्या है, नेप्थुलिन, ये सब ठोस से किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ठोस अवस्था से ठोस अवस्था में CO2, ठोस अवस्था में CO2, मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कि जो सूखी बर्फ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक ठोस होता है, और ये क्या होता है, ठोस अवस्था से सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा CO2 की उपयोग की बात करें तो इसको आदि में चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जगह पे साफ सुथरा करने के लिए भी, और ये हानिकारक भी हो सकता है। यदि किसी के स्किन से टच हो जा रहा है तो क्या होगा, ये स्किन को जला देगा, या किसी भी तरह से हमारे बॉडी के अंदर चल जा रहा है, हमारे बॉडी को जला सकता है, ये इतना हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विहेक्टर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन इससे पहले भी आया था कि विहेक्टर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था। तो जो विहेक्टर साहब थे वो 5 मापदंडों के आधार पर क्या किए थे, वर्गीकरण किए थे। किस किस में किए थे, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और किस किस चीज के आधार पर किए थे, तो उसके पोषण के आधार पर, उसकी कोशिका के आधार पर, उसके वो एकल कोशिका है या बहुकोशिका है, वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। इसके अलावा बात करें तो वो किस तरह से पोषण कर रहा है, वो किस तरह से जनन कर रहा है, इसके अलावा वो किस जगह पे रह रहा है, ये सब क्या, इस सबको देखते हुए किस चीज में बांटते थे, 5 भागों में बांटते थे। कौन कौन था, प्रोटिस्टा था, कवक था, फंजाई था, प्लांटी थी और एनिमिलिया था। वो कितने भागों में, 5 भागों में बांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि रच्छी कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब कि रच्छी कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रच्छी कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड सेल।
रक्षी कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। और जो रक्षी कोशिका होता है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होता है, उससे क्या उत्पन्न होता है, एडीपी होता है, चीनी होता है, एकेपी प्लस पीआई होता है, या एएमपी होता है। तो जो रक्षी कोशिका होता है, गार्ड सेल होता है, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करता है, ग्लूकोज को बनाता है। और ग्लूकोज को फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और ग्लूकोज किस नाम से, ग्लूकोज को चीनी के नाम से भी जाना जाता है। तो रक्षी कोशिका प्रकाश संश्लेषण के माध्यम प्रक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है, चीनी उत्पन्न करता है। और यही चीनी क्या करता है, वो जो गार्ड सेल है उसको खोलने और बंद करने का काम कौन करता है, गार्ड सेल करता है। गार्ड सेल को, और जब तक गार्ड सेल खुलेगा नहीं, बंद नहीं होगा, तब तक प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया नहीं होगा। क्योंकि गार्ड सेल क्या होता है, स्टोमाटा को खोलना और बंद करने का काम कौन करता है, गार्ड सेल करता है। और जब गार्ड सेल खुलेगा, बंद होगा, तो उसे क्या होगा, स्टोमाटा के अंदर प्रकाश जाएगा, और वहां से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। और प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होगी तो उसे क्या होगा, जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को तोड़ के उसको ग्लूकोज के तोड़ के क्या बनाया जाएगा, भोजन बनाया जाएगा। और वही क्या, चीनी के रूप ले लेता है, जो उसको खोलने और बंद करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की मात्रा, मतलब कि जो खाद्य श्रृंखला होती है, उस खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक प्रवाहित होती है, उसमें ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, 5%, 10%, 20% या 15%। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला मतलब कि आप पढ़े होंगे कि घास को बकरी खाया, घास को बकरी खाया, बकरी को शेर खा गया, और या घास को मेढक खाया, मेढक को सांप खा गया, और सांप को ईगल खा गया। तो इसी तरह ये क्या हो गया, एक तरह का क्या हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गया। और इस खाद्य श्रृंखला में एक पोषी, मतलब कि जो भी जीव जो पहले घास को खाया था उसको जितना एनर्जी मिला था, और उसके बाद वो मेढक को जब सांप खाया उसको कितना एनर्जी मिला उस घास के तुलना में। और वही बात करें कि सांप को जब ईगल खाया तो उसको कितना एनर्जी मिला, तो उसमें कितना, एक स्तर से दूसरे स्तर में कितना एनर्जी प्रवाहित होता है, तो वो मात्र 10% होता है। और बाकी ऊर्जा उसके शरीर के अलग अलग तरह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें क्या हो जाता है, 90% ऊर्जा उसमें खत्म हो जाता है। और एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने में कितना, मात्र 10% बचता है। मानिए कि कोई जीव घास को कितना खाकर 2 लाख एनर्जी को प्राप्त करता है, और 2 लाख एनर्जी प्राप्त करता है, उसके बाद उस जीव को कोई दूसरा जीव खा ले रहा है, मतलब कि कोई खरगोश ही मानिए कि खरगोश क्या खरगोश घास को खाया, उसको कितना 20 लाख कैलोरी उसको ऊर्जा मिला। और उसके बाद क्या करेगा, उस खरगोश को सांप खा गया, तो सांप को कितना मिलेगा, 20 लाख के 10%। और उस सांप को जब बाज खाएगा तो उसको कितना मिलेगा, उस 20,000 के 10%, मतलब कि उसको कितना मिलेगा, मात्र 20,000। मतलब कि उसका एनर्जी आया तो कितना था, मात्र 2,000। एनर्जी था कितना, 20 लाख, और उसको कितना मिला, 20 कैलोरी। मतलब कि बचा हुआ एनर्जी क्या हो गया, बचा हुआ एनर्जी उसके जितने भी तरह के पोषण हो या जितने भी है उसमें ही 90% खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हार्बीवोरस होता है उसको ज्यादा एनर्जी मिलता है कार्बीवोरस के तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मूलांकन के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ें क्या कहलाती है। मतलब कि मूलांकन के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ को क्या कहते हैं, तंतुमय मूल, और साहसी या अपस्थानिक जड़, या एपिक्लोसिस, या एपीफिलस। मतलब मूलांकन के अलावा, मूलांकन मतलब कि जड़ के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ें। मतलब कि बात करते हैं कि जो गुलाब का पेड़ होता है उसको क्या किया जाता है, गुलाब की टहनी को काट के भी बो दिया जाता है और वो क्या हो जाता है, गुलाब का पेड़ हो जाता है। या बात करें कि जो अंगूर का पेड़ होता है, अंगूर के भी पेड़ के टहनी को काट के बो देने से क्या हो जाता है, उसका पेड़ तैयार हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसकी पत्ती से भी उसका पेड़ का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि मूलांकन के अलावा, मतलब कि जड़ के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग, मतलब कि तना, पत्ती या उसके डार से विकसित होने वाले जड़ों की को क्या कहलाते हैं। उसके बाद यदि हम उस पौधे को बोएंगे तो उसे क्या होगा, यदि हम किसी पेड़ के तने को ही बोले, मतलब कि गुलाब के पेड़ के ही तने को बोए तो क्या होगा, बाढ़ में
जड़ का तो रूप लेगा ही, उसको एनर्जी चाहिए या उसको खड़ा होने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए, तो उसको क्या चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, उस जड़ को क्या कहलाती है, वो अपस्थानिक जड़ कहलाती है। उसको क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ या साहसी जड़ के नाम से भी उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक स्त्राव का बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं। मतलब कि जो 45 वर्ष के करीब में जो महिलाओं के में मासिक स्त्राव, मतलब कि जो मास्टरबेशन सर्कल होता है वो बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहलाते हैं, मेनोपोज, मीनार्च, गर्भधारण या प्रसव, इसमें से क्या बोला जाता है 45 वर्ष के करीब में महिला। तो ये 45 वर्ष या 55 वर्ष के बीच में होता है। ये बॉडी मतलब कि वो महिला के बॉडी के स्ट्रेंथ के अंदर है कि वो कितनी उसके अंदर एनर्जी है। यदि वो ज्यादा एनर्जी है तो ये 55 वर्ष तक जाता है, या 45 वर्ष तक ही सीमित रहता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि महिला में मासिक बंद हो जाता है, तो ये एक तरह के हार्मोन से होता है। यदि वो हार्मोन जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, हार्मोन निकलना बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है 45 वर्ष से ऊपर जैसे जैसे क्या होता है महिला का उम्र हो जाता है, तो क्या होता है वो जो हाथी निकलता है वो क्या होता है बंद हो जाता है। और बंद होने के कारण क्या होता है, वो मासिक स्त्राव बंद हो जाता है। और इस अवस्था को मेनोपोज बोला जाता है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, मेनोपोज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वृत्ताकार पथ पर घूम रहे एक कण का विस्थापन अर्धवृत्त तय करने के पश्चात क्या होगा, अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है। यहाँ पे क्या बोला है, एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहे एक कण का विस्थापन एक अर्धवृत्त है, मतलब कि आधा वृत्त है। ये मानिए कि एक आधा वृत्त है और इस आधा वृत्त पर क्या कर रहा है, एक अर्धवृत्त पर एक कण विस्थापन कर रहा है। क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। तो इसका रेडियस r दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि अर्धवृत्त पर विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी एक लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। वही बात करें कि ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगा। और शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कि न्यूनतम दूरी को ही क्या बोलते हैं, न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विस्थापन इसमें से कौन सा होगा, तो विस्थापन ये r है और इतना इधर चलेगा तो r मतलब कि 2r, मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यही विस्थापन के जगह पे हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि यदि एक अर्धवृत्त पर कोई कण दूरी कितना होगा, तय की गई दूरी, तो दूरी के लिए कितना हो जाएगा 2πr फॉर्मूला होता है। कोई सर्कल पे दौड़ता है, वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो। और ये क्या बोल रहा है, अर्धवृत्त मतलब कि आधा, 2 से 2 का जाता है और πr हो जाता है। जब हमसे क्या पूछता है दूरी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है त्रिज्या, यहाँ पे विस्थापन बोला है। और विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी। और दूरी क्या होता है, दूरी आप कितना भी चले जाइए, घूम फिर के हो या ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, लेकिन जो इसका जो न्यूनतम दूरी है, मतलब इसको ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। लेकिन वही जो यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। मतलब कि दो अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी के बीच के जो न्यूनतम दूरी है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु पर 5 न्यूटन पर बल लगाने से उत्पन्न त्वरण का मान होगा। मतलब कि 20 किलोग्राम के द्रव्यमान का कोई वस्तु है, मतलब कि उसका मास कितना दिया हुआ है, मास दिया गया है 20 kg। मतलब कि 20 kg द्रव्यमान के कोई वस्तु है, उस पर कितना बल लगाया जा रहा है, उस पर फोर्स लगाया जा रहा है 5 न्यूटन। तो फोर्स मतलब कि बल कितना है, बल लगाया जा रहा है 5 न्यूटन। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो उसके अंदर त्वरण कितना उत्पन्न होगा, त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन, उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, पूछ रहा है। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण, फोर्स को बोलते हैं बल। वही बात करके मास को क्या बोलते हैं, मास मतलब कि द्रव्यमान को मास बोलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण क्या होगा। तो एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इजकल टू बल बराबर द्रव्यमान इंटू फोर्स का बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे त्वरण ही पूछ रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, हम एक्सेलरेशन को ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब कि त्वरण को ऐसे ही छोड़ देंगे और बल के नीचे हम क्या ले जाएंगे, बल के नीचे द्रव्यमान लेके चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, हम ऊपर क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5 न्यूटन लिख देंगे, और वही मास कितना दिया हुआ है, मतलब कि द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान दिया हुआ है 20 kg, तो नीचे केजी लिख दीजिए और ऊपर क्या दीजिए, लिख दीजिए न्यूटन लिख दीजिए। और ये कितने बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, मतलब कि 1/4 इजकल टू एक्सेलरेशन इजकल टू 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जानते हैं। न्यूटन को कैसे, न्यूटन का एक और मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करा है, नीचे केजी है और यहाँ भी केजी है, तो केजी से क्या होगा, केजी से केजी कट जाएगा और क्या बच जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है, कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा है उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या प्रतिफल होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पढ़ रहा है कि कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा है, मतलब कि कोई वस्तु है जो ऑलरेडी पानी में तैर रहा है और उसमें हम क्या किए, उस पानी में हम और नमक मिला दिए, तो उसका क्या प्रतिफल होगा। वस्तु डूब जाएगा, वस्तु पहले डूबेगा और फिर तैरने लगेगा, वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ था उसका आयतन घटेगा, इसका आकलन संभव नहीं है। मतलब कि इसको लास्ट में क्या बोले, इसका आकलन मतलब कि जो दिया गया है इसको आंका नहीं जा सकता है। मतलब कोई वस्तु ऑलरेडी पानी में तैर रहा है और उस पानी में हम क्या किए, और नमक मिला दिए, तो उससे क्या होगा, तो नमक को मिलाने से क्या होता है, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उसका पानी का घनत्व तो बढ़ जाता है, और जब पानी का घनत्व तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उस वस्तु का आयतन घटेगा, मतलब कि उस वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उस पानी पर बल लगाएगा। तो यहाँ पे क्या करा, उस वस्तु का भाग जो द्रव में डूबा हुआ था उसका आयतन घटेगा। इसको आप यदि समुद्र घूमने जाएंगे तो वहां पे समुद्र के किनारे भी देख सकते हो, समुद्र में क्या होता है, नमक होता है, और समुद्र में जल्दी कुछ डूबता नहीं है। तो नमक क्या करता है, नमक के कारण वो एक तरह का ऊपर बल लगाता है, क्योंकि उसका जो घनत्व क्या है, उसका पूरा घनत्व, जल का घनत्व अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका जितना द्रव्यमान है उतना ही आप पानी के अंदर जा सकते हैं। यदि कोई हल्का चीज है जिसके ऊपर हल्का भी द्रव्यमान नहीं, तो क्या होगा, समुद्र में ऊपर तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह दूरी जो संपीड़न या विरलन प्रति इकाई समय तय करता है। यह भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि वह दूरी जो संपीड़न या विरलन प्रति इकाई समय तय करता है उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि तरंग का घनत्व, ध्वनि की गति, की तरंग दैर्ध्य या ध्वनि की आवृत्ति, इसमें से क्या बोला जाता है, वह दूरी जो संपीड़न या विरलन। तो संपीड़न और विरलन से क्या चलता है, हम लोग बात किए थे कि संपीड़न और विरलन से जो है वो ध्वनि चलता है, ध्वनि संपीड़न और विरलन के माध्यम से चलता है, मतलब कि ऐसे ऐसे चलता है। और इसी के उपयोग से क्या किया जाता है, सोनार का उपयोग किया जाता है, जो हमारे समुद्र में डूबे हुए, समुद्र की गहराई या समुद्र में डूबे हुए किसी भी तरह के एक तरह का रेडिएशन छोड़ता है, वो क्या होता है, ध्वनि की संपीड़न या विरलन तरह की एक गति होती है जो जाता है, और वो रेडिएशन को मापा जाता है, वो जाके क्या होता है, कितने देर में वस्तु से टकराया और टकराने के बाद कितना रिटर्न आया, उस टाइम से डिस्टेंस की दूरी निकाल दिया जाता है। जैसे स्पीड होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और डिस्टेंस 5 सेकंड करके क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है कि उस वस्तु की कितनी दूर है। तो वो हो गया सोनार की बात। तो दूरी जो संपीड़न या विरलन इकाई प्रति समय तय करता है उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि की तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि दक्षिण भारत के तटवर्तीय क्षेत्र में जाड़े के दिन में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। मतलब कि जो दक्षिण भारत है उसमें जाड़े के जो मौसम होता है उसमें वर्षा का मुख्य कारण किसको बताया, क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, लौटती मानसून, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा कारण है जो दक्षिण पश्चिम वर्षा का मुख्य कारण होता है। तो बता दें कि जो दक्षिण पश्चिम वर्षा का मुख्य कारण लौटती मानसून होता है, क्योंकि जो लौटती मानसून होता है वो ठंड के मौसम में, मतलब कि और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के समय में उधर से लौटती है, और जो बंगाल की खाड़ी है उस बंगाल की खाड़ी की जितनी भी अति होती है, पानी होती है, उसको अवशोषित करके क्या करती है, उसको लेकर आती है और वहां पे बरस जाती है। कहाँ पे,
दक्षिणी भारत के तटवर्ती क्षेत्र में, क्योंकि उधर क्या होता है, पहाड़ होते हैं और पहाड़ से टकराने के कारण और क्या होता है, बारिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, दिए गए पानी के नमूने में गंध यौगिक की सांद्रता निर्धारित, दिए गए पानी के यौगिकों की सांद्रता निर्धारित करने के लिए इनमें से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, निपटान, फ्लिसिंग, स्ट्रिपिंग या क्लोरीनीकरण। इसमें से किस के पानी के नमूने में गंध यौगिक की सांद्रता निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें बेसिकली ये किया जाता है कि जो हवा या वाष्प होता है, हवा और वाष्प को क्या किया जाता है, हवा और वाष्प को पानी से गुजारा जाता है, और जब हम पानी से हवा और वाष्प को गुजारते हैं तो क्या होगा, पानी से जब हम हवा को और वाष्प को गुजारेंगे तो उसमें जितने भी यहाँ पे क्या कर रहा है, जितने भी उसमें गंध यौगिक होते हैं वो क्या करता है, वो उसको जल से अवशोषित कर लेता है, और उसको हम क्या करते हैं, उस वाष्प को क्या करते हैं, वाष्प या गैस को हम लेकर उसको पता करते हैं, और उस गैस से क्या पता करते हैं कि हाँ उसके अंदर कितना उसमें कितना आती है गंध है, और उसकी गंध की निर्धारता करते हैं कि वो कितना विषैला है और गंध है। तो उस तकनीकी को बोलते हैं स्प्रिटिंग। वो उस माध्यम जिससे स्प्रिटिंग के माध्यम, उस माध्यम जो जिस तकनीकी के द्वारा ये अपनाया गया, ये रूल अपनाया गया, उसको स्प्रिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इनमें से कौन सा इन सूटी संरक्षण स्थल नहीं है, इनमें से कौन सा इन सूटी संरक्षण स्थल नहीं है, जीव मंडल रिजर्व, प्राणी उद्यान, अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। तो इंसूटी संरक्षण क्या है, इंसूटी संरक्षण मतलब कि जो हमारे पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं उसको पर्यावरण में उपस्थित करके रखना, उसके लिए क्या बनाया गया, जैव मंडल बनाया गया। जैसे यहाँ पे लिखा है जीव मंडल रिसर्च या राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं वो क्या क्यों बनाए जाते हैं, जो जितने भी हमारे जीव हैं उस जीव को क्या किया जाए, उसको रिजर्व करके रखा जाए। और वहीं पे यहाँ पे क्या दिया गया, प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान किसको बोला जाता है, प्राणी उद्यान को चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं, और चिड़ियाघर को ये सीटू संरक्षण के अंदर नहीं आता है। और चिड़ियाघर में बेसिकली किसके लिए किस चीज को रखा जाता है, वैसे जीव जंतु को रखा जाता है जो उसकी नस्ल खत्म होने के कगार पर आ गई है, और उसका एक ही दो बच गया है, और इसके अलावा उसको पर्यटक के रूप में रखा जाता है क्योंकि उससे कमाई हो। और ये जितने भी सीटू संरक्षण की बात किया जाता है तो सीटू संरक्षण के अंदर क्या किया जाता है, सीटू संरक्षण के अंदर जितने भी हमारे पर्यावरण में या हमारे नेचर में जितने भी जीव जंतु हैं उसको उसी नेचर में रखा जाए, उसको किसी भी तरह के टॉर्चर नहीं किया जाए। उसके लिए क्या किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है, या अभयारण्य चलाया गया है, या जीव मंडल रिजर्व किया गया है। उसमें क्या किया जाता है, उस जितने भी जीव जंतु हैं उसको खुला छोड़ा जाता है, और उसको किसी भी तरह के मनुष्य उसको किसी भी तरह के अति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है, मतलब कि जो पेट्रोलियम है वो किन चट्टानों में मिलता है, अग्नेय में, परतदार में, रूपांतरित में, या किसी में नहीं। तो जो पेट्रोलियम है वो परतदार चट्टानों में मिलता है, और वो परतदार चट्टान अग्नेय चट्टान के रूपांतरित रूप होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, पेट्रोलियम, कोयला और जितने भी कीमती खनिज होते हैं उसके माध्यम से क्या किया जाता है, खोद के निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, मतलब कि जो विद्युत हीटर है वो विद्युत धारा के किस आधार पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, संवहन पर, या प्रतिरोध पर। तो विद्युत धारा के जो हीटर है वो किसके ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, क्योंकि जो विद्युत हीटर वो क्या देता है, हम लोगों को ऊष्मा देता है, और इसके अंदर क्या होता है, रजिस्टर क्या प्रतिरोध होता है, रजिस्टर लगाया होता है, और वो क्या करता है, रजिस्टर उसके अंदर सिलिकॉन का मेटल होता है जो उसको गर्म कर देता है, और वो मेटल को गर्म करने से क्या होता है, हमको ऊष्मा की प्राप्ति होती है। उसमें बेसिकली टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का जो बात करें कि जो टंगस्टन का गलनांक होता है वो बहुत ही उच्च होता है, और जिस कारण क्या हम हीटर में उसका उपयोग करते हैं। और यही बात करें कि ऊष्मीय प्रभाव का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT। ये क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का फॉर्मूला है। H बराबर क्या है, H बराबर I² RT। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आज का 19वां नंबर है, उसमें पूछ रहा है कि चुंबकीय ध्रुवीय की प्रबलता का एसआई मात्रक, मतलब कि जो चुंबकीय ध्रुव की जो प्रबलता है उसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर है, एम्पियर मीटर है,
एम्पियर प्रति मीटर है या टेस्ला, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का एसआई मात्रक है? तो उसका एम्पियर मीटर, मतलब कि एम्पियर मीटर में चुंबकीय जो ध्रुव होता है उसको क्या किया जाता है, उसकी प्रबलता, मतलब कि वो कितना प्रबल है या प्रबल है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोला है, गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। मतलब कि जो गोलीय दर्पण होता है, उस गोलीय दर्पण में जो फोकासांतरण होता है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और वक्रता त्रिज्या रेडियस के बीच कौन सा संबंध होता है? तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो होता है F इक्वल टू R/2, F इक्वल टू 2/R या R इक्वल टू 2F, मतलब कि जो फोकस वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकसांतर के दुगना होता है, या बात करें कि उसकी त्रिज्या होता है वो फोकसांतरण की आधी होती है। दोनों का कहना सेम है, मतलब कि ये होता है R इक्वल टू 2F। तो आज हम क्या किए, आज हम बिहार डीएड के 20 टॉप क्वेश्चन को क्या किए, हम प्रैक्टिस किए। सो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ उपलब्ध होंगे। सो जय हिंद, जय भारत।